गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर है 4th नंबर, विश्व जनसंख्या संरचना। देखिए बच्चों, जनसंख्या संरचना का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या संरचना किसी भी क्षेत्र, देश या प्रदेश की जनसंख्या संरचना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों के द्वारा उस प्रदेश के क्षेत्रीय विकास के नियोजन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव होता है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या, उन सभी को महत्वपूर्ण रूप से अपना जीवन चलाने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का अगर हमारे को विकास करना है तो उस विकास के अंदर पहले या क्षेत्रीय विकास के लिए पहले हमारे को एक प्लानिंग के तहत विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हमारे को पता चलता है। तो इसी प्रकार जनसंख्या संरचना है, उसके अंदर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व या घटक हैं जिनका अध्ययन करने से हमारे को उस क्षेत्र विशेष या उस देश या उस महाद्वीप के विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्रीय नियोजन है उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हमारा चैप्टर जनसंख्या संरचना। देखिए, जनसंख्या संरचना होता है वो किसी भी क्षेत्र होता है या क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक या क्षेत्रीय विकास के नियोजन यानी प्लानिंग। अगर किसी क्षेत्र के विकास करना है तो उसके लिए प्लान के तहत प्लान बनाते हैं। तो उस समय उस क्षेत्र विशेष की विभिन्न जो घटक होते हैं, जैसे आयु के बारे में कि इस क्षेत्र के अंदर या इस प्रदेश या इस देश के अंदर कितने आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, किस वर्ग की कितने आयु हैं, आयु वर्ग के लोग हैं। तो आयु वर्ग के बारे में साक्षरता में कितने लोग साक्षर हैं या साक्षरता दर क्या है, पुरुष साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर क्या है। इसी प्रकार लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जिसको हम बोलते हैं रेशियो, तो उससे क्या माध्यम से हमारे को पता चलता है कि यहाँ का लिंगानुपात किस प्रकार का है। पुरुष लिंगानुपात जिस प्रकार मान लीजिए पुरुष और महिलाओं का जो संख्या का अनुपात होता है वो लिंगानुपात होता है। उससे हमारे को पता चल जाता है कि ये महिलाओं के लिए जो लिंगानुपात है अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसी प्रकार जनसंख्या संगठन और व्यवसाय। तो इस आधार पर जनसंख्या संरचना को 5 भागों में या 5 यूं कहे कि 5 घटकों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है आयु संरचना। दूसरा है लिंगानुपात या जिसको हम बोल सकते हैं लिंग संरचना। तीसरा आपका है जनसंख्या संगठन। चौथा है साक्षरता। पांचवा है व्यावसायिक संरचना। देखिए, सबसे पहले आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी संख्या को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा है लिंगानुपात। पुरुष और स्त्री का जो अनुपात होता है, संख्या का अनुपात होता है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। जनसंख्या संगठन का मतलब कि किस क्षेत्र के अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार के उनके कार्य होते हैं, तो वो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार साक्षरता कि किसी प्रदेश या देश की कितनी साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर क्या है, ठीक है। तो वो साक्षरता दर के अंदर व्यावसायिक संरचना की उनका व्यवसाय किस प्रकार का, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, अकार्यशील कितनी है, कौन सी जनसंख्या कार्यशील है ये या सबसे अधिक है, कौन सी जनसंख्या है वो व्यवसाय के कौन से सेक्टर के अंदर कार्य कर रही है। तो इन सभी 5 बिंदुओं का आज हम अध्ययन करेंगे। तो एक एक को हम अध्ययन विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए आयु संरचना। सबसे पहले बेटा देखिए आयु संरचना कहते किसे हैं। आयु संरचना, आपको ये तो पता है कि ये लोगों की आयु एज से रिलेटेड है, लेकिन आयु संरचना होती क्या है। देखिए विभिन्न आयु वर्ग
जैसे मान लीजिए विभिन्न आयु वर्ग होते हैं, अभी बता देंगे आपको। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की जो संख्या है, संख्या को ही क्या कहा जाता है, आपके आयु वर्ग कहा जाता है। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को ही विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को ही आयु संरचना कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। देखिए इसको विभिन्न आयु वर्ग, अब देखिए विभिन्न आयु वर्ग है, इसको आयु वर्ग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए इसको हम आयु वर्ग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आयु वर्ग है जैसे बाल वर्ग, दूसरा है वयस्क वर्ग, तीसरा है वृद्ध वर्ग। देखिए आयु वर्ग के आधार पर 3 श्रेणियाँ होती है, बाल वर्ग या बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, 3 वर्ग होते हैं। तो इन 3 वर्गों के अंदर देखिए जैसे बाल वर्ग है, बाल वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, बाल वर्ग को इसी सम बाल वर्ग कहते किसे, बाल वर्ग आता है 0 से 14 वर्ष की आयु के, वो सब किस में आते हैं, बाल वर्ग में आते हैं। वयस्क वर्ष आपके वर्ग के अंदर आपके 15 से लेके 64 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो सब किस में आते हैं, वयस्क वर्ग में। और वृद्ध है वो 65 वर्ष या और इससे अधिक जितने भी लोग आते हैं, अधिक आयु के लोग हैं वो सब किस में आते हैं, वृद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पूरे संपूर्ण विश्व के अंतर्गत हमारे को आयु वर्ग की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग है वो 0 से 14 वर्ष की श्रेणी वाले लोगों को, वयस्क में 15 से 64 वर्ष वाले और वृद्ध के अंदर 65 या 65 से अधिक आयु वर्ग के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब देखिए बाल वर्ग है, बाल वर्ग की 3 श्रेणियाँ हैं, 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बाल वर्ग को है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 0 से 4 आयु वर्ग वाले, 5 से 9 आयु वर्ग वाले और 10 से 14 आयु वर्ग वाले ये है। दूसरा है 15 से 64 आयु वर्ग, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके अंदर जैसे 15 से 34 वर्ष वाले और 35 से आपके 64 वर्ष वाले। देखिए इसके अंदर जो 15 से 34 वाले इसको कहा जाता है युवा वर्ग और 35 से 64 वालों को प्रौढ़ के अंदर रखा जाता है, प्रौढ़ वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार आपके वृद्ध के अंदर 65 वर्ष या इससे अधिक वालों को वृद्ध की श्रेणी में माना गया है। अब देखिए इस जनसंख्या के अंतर्गत आपको पता है कि बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और वृद्ध वर्ग ये तीनों हैं। जैसे बाल वर्ग है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं, कहने का मतलब आश्रित है वो किसके ऊपर है, वयस्क वर्ग के ऊपर। यानी इनका पूरा का पूरा जो जीवन है 0 से 14 वर्ष की श्रेणी में आने वाले वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता के यानी वयस्क वर्ग के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार वृद्ध वर्ग में आने वाले लोग भी किसके ऊपर, क्योंकि ये अपनी एज के अंतिम स्टेज में होते हैं तो उनका जीवन है वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर रहता है, वयस्क वर्ग, ये इनकी सेवा वगैरह करते हैं। तो ये 2 आश्रित हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये 2 वर्ग है, ये एक कार्यशील है और वयस्क वर्ग है वो आपके क्या है, कार्यशील माना गया। ये दोनों बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग एक कार्यशील और वयस्क वर्ग है
वो आपके किस में आता है, कार्यशील में आता है। इसका अध्ययन हम करेंगे, हमारा जो व्यावसायिक संरचना वाला टॉपिक है 5वां, उसके अंतर्गत इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए ये चीज़ें आपके आयु वर्ग निकालने से हमारे को ये पता चल जाता है कि किस वर्ग के अंदर, किस प्रदेश के अंदर बाल वर्ग की आयु क्या है, वयस्क वर्ग की क्या है और वृद्ध वर्ग की या वर्ग की कितनी आयु के लोग, उसके अंदर कितना प्रतिशत लोग रहते हैं, जिससे उस क्षेत्र के लोगों के भलाई के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए या लागू किए जा सकते हैं। इसलिए इसमें क्या है कि 3 वर्ग, जो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से 2 अकार्यशील है और 1 कार्यशील है। तो पूरे समाज का जो जिस क्षेत्र के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जिस देश के अंदर जितना वयस्क वर्ग जितनी संख्या में या प्रतिशत में ज़्यादा होगा, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। और जिस देश के अंदर बाल वर्ग है वो भी अगर उसका प्रतिशत भी अधिक है तो उस देश का भावी विकास है वो अधिक होगा। लेकिन वृद्ध वर्ग है वो एक किसी भी देश के लिए चिंता का विषय बन सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम इनके आंकड़ों की अगर बात करें, जैसे संपूर्ण विश्व के अंदर है वो आपके बाल आयु वर्ग है, बच्चे हैं, बच्चों की संख्या है वो कितना प्रतिशत है टोटल जनसंख्या के में से अगर मान लीजिए बात करते हैं तो लगभग 35.2% के आसपास संपूर्ण विश्व के अंदर 35.2% के आसपास युवा वर्ग है। इसमें आता है 26% के आसपास आपके बाल वर्ग हैं और बाकी जो 100 में से बच जाता है, शेष बचता है, वो किस में आता है, वृद्ध में आता है। वैसे संपूर्ण विश्व के अंदर माना जा रहा है कि लगभग आपके 6.2% लोग हैं वो वृद्ध माने गए हैं। तो हम बात करते हैं इनके आंकड़ों के हिसाब से। तो देखिए अगर बात करते हैं इसके अंदर संपूर्ण, इसके मान लीजिए संपूर्ण विश्व के अंदर विश्व जनसंख्या का या संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी आयु वर्ग बाल वर्ग है उसका संपूर्ण विश्व के अंदर बालक कितने प्रतिशत है टोटल जनसंख्या में से, तो वो है 26%। 26% है वो बाल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें विकसित देश है, विकासशील देश है। विकसित देशों के अंदर अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ बाल वर्ग, इसके अलावा वयस्क और यहाँ पर लिख देता हूँ वृद्ध वर्ग। तो संपूर्ण विश्व का बाल वर्ग है वो कितना है, 26% है। अब विकसित देश और विकासशील देश और बात करते हैं हमारे भारत की। तो विकसित देशों के अंदर बाल वर्ग है उसका प्रतिशत कितना है, तो वो है 16%। यानी विकसित देश है जितने भी, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस, उसका अगर प्रतिशत देखें जो अपने विकास की अंतिम अवस्था में है, विकसित देश जो इस श्रेणी में आते हैं उसमें टोटल 16% आपके कुल जनसंख्या का 16% है जो जनसंख्या वो किस में आते हैं, बाल वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार जो आपके वयस्क वर्ग है वो है 66%, यानी उसकी कुल जनसंख्या की 66% है वो किस में आते हैं, वयस्क में आते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व के अंदर आपके विकसित देशों के अंदर वृद्धों की संख्या है 8%। तो आपके ये पूरा हो गया 100%, 16, 66 और 8। इस प्रकार कहने का मतलब विकसित देशों में बाल वर्ग की जो प्रतिशत है वो 16 है, वयस्क ये 66% है और वृद्ध है 8% है। इसी प्रकार हम बात करते हैं भारत और भारत जैसे विकासशील देशों की, तो इनके अंदर बाल वर्ग का जो प्रतिशत है वो है 29% है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगर वयस्क है तो वो है 67%, आपके 67%। इसी प्रकार वृद्ध है उसका प्रतिशत है 17%। तो इसके अंतर्गत देखिए आपके सबसे अधिक है वो बाल वर्ग है वो किस में आते हैं, विकासशील देशों में उसका प्रतिशत है
29%। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगर हम बात करते हैं भारत की, ये है 67 है, इसमें अगर हम बात करते हैं 67% और ये 65% है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर 29.5% जनसंख्या है वो बाल वर्ग में आती है। इस प्रकार वयस्क में आती है 62.5% जनसंख्या, और वृद्ध के अंदर है वो है लगभग 8% जनसंख्या। तो भारत के अंदर सबसे अधिक है वो जनसंख्या का प्रतिशत है वो किसमें, ज़्यादातर आपको देखना है कि संपूर्ण विश्व में या कोई सा भी देश देख लो, उसमें वयस्क जो 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग वाले हैं उन्हीं का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम वृद्ध का होगा। लेकिन देखिए जो किसी भी देश का भावी विकास के लिए या किसी भी देश की भविष्य के लिए उसके विकास किसके ऊपर टिका होता है, उस देश के बाल वर्ग, या यूँ कहें कि जिस देश में बाल वर्ग का प्रतिशत जितना अधिक होगा उस देश का विकास है या भविष्य है वो उतना ही उज्जवल माना जाएगा। तो देखिए विकासशील देशों में 29% है और इसके अंतर्गत भारत के अंदर है 29.5% है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन आंकड़ों के माध्यम से उस देश के वर्तमान स्थिति और आने वाला जो समय है उसका आभास इन आंकड़ों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इसी अगर प्रकार हम बात करें कि जैसे मान लीजिए सबसे अधिक वयस्क है वो आपके विकसित देशों में मिलते हैं, जबकि सबसे अधिक जो आपके बाल वर्ग है वो सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में मिलते हैं। देखो बाल वर्ग है 29% वो आपके किस में है, विकासशील देशों में, और वयस्क है वो सबसे ज़्यादा क्या है, विकसित देशों में। तो इस प्रकार ये आपका आयु वर्ग है जिसके अंदर 3 श्रेणियाँ हैं। आयु वर्ग का मतलब है विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, आयु संरचना कहा जाता है, जिसके 3 वर्ग होते हैं, बाल वर्ग, इसके अलावा वयस्क और वृद्ध है। बाल वर्ग को 3 श्रेणियाँ 0 से 4, इसके अलावा 5 से 9 और 10 से 14। इसके अंदर आपको बताएं कि ये आश्रित है। दूसरा है वयस्क जिसमें 15 से 64 है, 15 से 34 और 35 से 64 वर्ग के ये है कार्यशील जनसंख्या। तीसरा वृद्ध है 65 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोग, ये भी किसके ऊपर है, वयस्क के ऊपर आपके आश्रित है। इनका प्रतिशत है संपूर्ण विश्व के अंदर आपको मैंने बताया कि 26% आयु वर्ग किसके हैं, बाल वर्ग के हैं। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व के अंदर कि वयस्क कितने हैं तो वो है 66%। बाल वर्ग है वो कितने हैं, 26 है, वयस्क है वो 66% है। इसी प्रकार वृद्ध वर्ग की बात करते हैं तो वो कितना प्रतिशत है, 8% माना गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये आपके आंकड़े इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देखिए, ये 8% इसका नहीं, ये 17% है, ये 6% है और ये 8% है। ठीक है, ये इस प्रकार है, ये आपके 17% इसके अंतर्गत, विश्व का तो 8% है लेकिन विकसित देशों के अंदर ये प्रतिशत 17 है। इसी प्रकार इसके अंदर 6% है विकासशील देशों में और इसका 8% है। तो ये आपका हो गया आयु संरचना। दूसरा हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत लिंग अनुपात। देखिए दूसरा हमारा है लिंग अनुपात, यानी कहने का मतलब जनसंख्या संरचना का दूसरा सब टॉपिक हमारा है लिंग अनुपात। सबसे पहले देखिए लिंग अनुपात का अर्थ क्या होता है। लिंग का अनुपात, लिंग
आपको बताया मूल रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो होते हैं, यानी कहने का मतलब पुरुष और महिला के अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। तो सिंपल परिभाषा है, जनसंख्या में महिला पुरुष की संख्या के अनुपात को ही जनसंख्या में महिला पुरुष के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। या यूं कहें कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की औसत संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। अब देखिए लिंगानुपात ज्ञात करने का आपको बताया सूत्र है, सिंपल सूत्र जो हमारे भारत में यूज में आता है लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है, वो है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। देखिए ये सिंपल सी है, ज़्यादातर देशों के अंदर यही आपको लिंगानुपात का सूत्र लेकिन मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष देशों, कुछ विकसित देश हैं, उनके अंदर लिंगानुपात का दूसरा सूत्र काम आता है। उस सूत्र के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें उस सूत्र में क्या होता है, ये पुरुष है ये ऊपर आ जाता है और स्त्रियों की संख्या नीचे आ जाती है। कारण ये है कि जिस देश के अंतर्गत जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ होंगे, अगर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जैसे भारत के अंदर पुरुष संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, तो स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए विकसित देश है, वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की जनसंख्या कम है, तो उनको क्या है, पुरुषों को ऊपर की तरफ और स्त्रियाँ नीचे की तरफ। तो इस प्रकार उसका सूत्र है, विकसित देशों को में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। देखिए 1000 की बजाय आपको जरूरी नहीं है कि 1000 ही हो, इसको आप 100 मान के भी निकाल सकते हो। 2012-13 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था लिंगानुपात ज्ञात करने के सूत्र के अंदर। अगर आपने 1000 की जगह अगर 100 भी लिखा, वो 100 से लेके आया था क्वेश्चन, लिंगानुपात निकालना, आंकड़े दे रखे थे, तो आप उसको 100 से भी निकाल सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 1000 से ही निकालो, लेकिन सामान्यतः 1000 पुरुषों के ऊपर आपके 1000 पुरुषों पर औसत महिलाओं की संख्या देखी जाती है, इसलिए 1000 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि लिंगानुपात ज्ञात करने का भारत ज़्यादातर आपको यही सूत्र, लेकिन विशेष अगर हम बात आ जाए कि विकसित देशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000 आएगा, और बाकी विकासशील और भारत जैसे देश में स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अब देखिए लिंगानुपात अगर बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात है वो कितने हैं, तो संपूर्ण विश्व का जो लिंगानुपात है वो आपके कितने हैं, 983। संपूर्ण विश्व का जो लिंगानुपात है वो कितने हैं, 983। या यूँ कहें हम सिंपल से कि 1000 जैसे पुरुष है, उसमें से मान लीजिए 983 पुरुषों की शादी हो रखी है और 17 पुरुष है वो अभी कुंवारे हैं। यूँ कहें तो क्योंकि 17 के हैं वो किसी प्रकार की शादी नहीं हुई है, तो वो ऐसे ही है, और 983 की शादी हो गई। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों का जो अनुपात है। जैसे मान लीजिए 10 पुरुष है तो 10 पुरुषों के ऊपर कितने की शादी हो रखी है, 8 की हो रखी है, तो लिंगानुपात कितना हो गया, वहाँ पर 8 हो गया। तो इसी प्रकार 1000 पे 983, ठीक है, 17 ऐसे ही है। इसी प्रकार हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो कितने हैं, एशिया महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो है 964। दूसरी जो आप आंकड़े पढ़ रहे हो, ये सब आंकड़े आपको ध्यान रखना है कि 2015 के आंकड़े हैं। विश्व जो आंकड़े हैं वो 2015 के आंकड़े। इसी प्रकार बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो है 999। तो
तो देखिए यहाँ पर एक ही बंदा क्या है, कंवारा है, बाकी सब की शादी हो रखी है। इसी प्रकार हम अगर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप का लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है 1055, या यूँ कहें कि यहाँ पे 55 महिलाएं एक्स्ट्रा है, 55 महिलाएं वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग अनुपात है वो स्थिति है महिलाओं के लिए अनुकूल मानी जाती है यूरोप महाद्वीप में। अगर हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका, या हम बोल सकते हैं उसको दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका का जो लिंग अनुपात है यहाँ पर भी अनुकूल है। यहाँ का लिंग अनुपात है 1033। इसी प्रकार अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का जो लिंग अनुपात है वो है 1029, इससे 4 ही कम। और ओसेनिया की बात करते हैं, ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ का जो लिंग अनुपात है वो बराबर 1000, यानी न तो यहाँ पर ज़्यादा पुरुष न कम। ठीक है, महिलाओं की स्थिति एकदम बराबर है, यहाँ पर कोई कंवारा वगैरह नहीं रहता है। अब देखिए इन आंकड़ों से हमारे को ये पता चलता है कि एशिया महाद्वीप की जो लिंग अनुपात की स्थिति है वो सबसे ही क्रिटिकल मानी गई है, यानी सबसे बेकार स्थिति है। तो इसका इसी प्रकार बाकी लगभग देश है, जैसे अफ्रीका भी है, चलो मान लीजिए अफ्रीका में भी संतुलित है, एक आधा चल जाता है। लेकिन जो यूरोप महाद्वीप के देश है वहाँ का लिंग अनुपात देखिए 1000, यूरोप महाद्वीप का 1055 है, यहाँ पर अनुकूल है। इसी प्रकार आपके दक्षिण अमेरिका 1033 है, उत्तरी अमेरिका 1029 है, तो यहाँ पर भी अनुकूल मानी गई है। तो ये स्थिति है, तो इससे आभास होता है कि उस देश में पुरुष और महिलाओं की स्थिति क्या है। अब देखिए बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, जैसे मान लीजिए संपूर्ण विश्व के अंदर है वो लिंग अनुपात जैसे यूरोप महाद्वीप का सबसे ज़्यादा है। अब यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा होने का कारण ये पश्चिमी यूरोप के कौन से बेल्ट में सबसे ज़्यादा है, वो है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप का मतलब है आपके ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन देशों का जो लिंग अनुपात है वो हाई है। कारण क्या है कि इन देशों के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है, गाँव के अंदर हमारे जैसे मान लीजिए इन पश्चिमी देशों के अंदर गाँव के अंदर पुरुष वो ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर गाँवों के अंदर रोजगार के लिए पुरुष बाहर की ओर जाते हैं और गाँव के अंदर कौन बच जाती है, महिला। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी, जबकि वहाँ पर विकसित देशों के अंदर यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या के अंदर पुरुष संख्या ज़्यादा मिलेगी। और जो नगरीय क्षेत्र है उस नगरीय क्षेत्र के अंदर स्त्रियों की संख्या आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। स्त्रियाँ रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करें, इसलिए वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अगर बात करते हैं जैसे उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा है तो 1029 है, तो ये किसका है, ये यूएसए का है। सबसे ज़्यादा जो है वो यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार लिंग अनुपात। अब देखिए विश्व के अंदर लिंग अनुपात का जो वितरण है उस वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। वितरण की दृष्टि से सबसे पहले अत्यधिक स्त्री या अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश कि सबसे अधिक, अत्यधिक, देखिए अधिक और अत्यधिक में अंतर है। अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, तो सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर है अत्यधिक महिलाएं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो पश्चिमी यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। इन देशों के अंदर क्या है कि सबसे अधिक आपको महिलाएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका आपको, तो इसमें देखिए पश्चिमी यूरोप, इसके अलावा कनाडा है, यूएसए है, दक्षिणी अमेरिका है। इन देशों के अंतर्गत या इन महाद्वीपों के अंतर्गत सबसे अधिक महिला है। दूसरा है सेकंड नंबर अत्यधिक के अंतर्गत क्या है कि जहाँ जिस क्षेत्र का लिंग अनुपात है वो 1050 से अबव है।
इसका रेशियो है, टारगेट है 1050 प्लस। यानी कहने का मतलब है कि इस अत्यधिक के अंदर श्रेणी क्या है अत्यधिक की, 1050 से अबव जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं हैं वो अत्यधिक महिला अधिकता वाले देशों की श्रेणी में आएगा। दूसरा अधिक महिला वाले देश, तो इसका रेशियो क्या है, 1000 से लेके 1050 के बीच वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 1000 से अबव मान लीजिए जिसके अंदर देखो यूक्रेन है, बेलारूस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, मंगोलिया, ये देश आते हैं। यूक्रेन, थाईलैंड, म्यांमार, यूक्रेन, थाईलैंड, म्यांमार, बेलारूस है, पोलैंड है, बेलारूस, पोलैंड, इन देशों के अंतर्गत है अधिक महिलाएं हैं। कहने का मतलब स्थितियों की सम्मानजनक स्थिति मानी गई है। इसी प्रकार अगला है पुरुष अधिकता वाले देश, 3rd नंबर है पुरुष अधिकता। अब देखिए पुरुष अधिकता है वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी, महिलाओं की स्थिति कम होगी। यानी या यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए पुरुष अधिकता वाले बात करते हैं, थर्ड नंबर है पुरुष अधिकता या अत्यधिक या पुरुष अत्यधिकता या अधिकता वाले देश। इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत जो श्रेणी है वो 1000 से 950 की श्रेणी मानी गई है। 1000 से 950 की श्रेणी मानी गई। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन देशों को इसके अंतर्गत शामिल। चीन है, चीन भी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपके इसके अंदर मैक्सिको आ जाएगा। और लास्ट अंतिम है अत्यधिक पुरुष वाले, 4th नंबर है। ये अधिक है और ये अत्यधिक है, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। इसके अंदर जो महिलाओं की संख्या होगी वो आपके 950 से कम मानी गई है। ठीक है, इसके अंदर हमारा देश आता है भारत। तो इस प्रकार ये लिंगानुपात आपका लिंगानुपात का तो टॉपिक था। लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात की परिभाषा क्या है, संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात कितने हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है वो लेटविया है, लेटविया। ठीक है, वो सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जिसका लगभग ये इन देशों का लिंगानुपात है वो सबसे कम है। आपको देखना है कि स्त्रियों के अनुकूल अधिकता वाले या स्त्रियों के अधिक स्त्रियों वाले देश कौन कौन से हैं, आपके उससे कम वाले कौन से हैं, पुरुष अधिक वाले कौन से हैं, कम वाले कौन से हैं। तो ये आपका 2 टॉपिक पढ़े आपने आज, आयु संरचना और लिंगानुपात। बाकी हम अगले तो जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद बेटा।